हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके की एक और उपयोगी क्लास जिसमें हम दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में अरब और तुर्क आक्रमण को पढ़ा था। आज हम दिल्ली सल्तनत को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसमें लास्ट तक बने रहना है। यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें आपको कंप्लीट दिल्ली सल्तनत काल मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत जो रहा था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक कुल दिल्ली सल्तनत काल रहा, जिसमें लगभग ये 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत ने कुल 320 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत ने कुल 320 वर्षों तक शासन किया था, जिसमें 1206 ईस्वी से कहाँ तक रहा था? 1526 ईस्वी तक। ठीक है, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक कुल 5 वंशों ने शासन किया है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत में जो पांचों वंश हुए थे उनका क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर जो वंश आया था वो था गुलाम वंश। ठीक है, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद दूसरे नंबर पर हुआ था खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल है 1290 से 1320 ईस्वी तक। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल किस वंश का था। तो खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे कम था, जो कि मात्र 30 वर्षों तक शासन में रहा था। नंबर 3 पर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है, और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है? तुगलक वंश का है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली वंश में किसका रहा, दिल्ली सल्तनत में किस वंश का रहा। तो वो रहा था तुगलक वंश का। नंबर 4 पर है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था। नंबर 5 पर आता है लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। और 1526 में ही इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें लोदी वंश का अंत हुआ था और वहाँ से मुगल काल की स्थापना हुई थी। तो हम सबसे पहले गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं, जो कि कब से कब तक भारत में रहा है, जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक भारत पर रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक रहे। तो गुलाम वंश में कुल 11 राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सबसे पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि गुलाम वंश के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो गुलाम वंश के अन्य नाम क्या क्या हैं? गुलाम वंश का पहला नाम है दास वंश, इसका एक नाम है मामलुक वंश, और इसका एक नाम है इलवरी वंश। तो दास तो गुलाम का ही पर्यायवाची शब्द होता है कि दास तो गुलाम से ही इसका अन्य नाम निकला है। एक जो इसका दूसरा नाम है मामलुक। मामलुक एक इतिहासकार थे बहीरुद्दीन, जिन्होंने अरब का इतिहास लिखा था, उन्होंने इसे नाम दिया था मामलुक वंश। तीसरा इसका जो नाम है इलवरी वंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इलवरी वंश से संबंध रखता था, तो उसने अपने वंश की वजह से इसका तीसरा नाम रखा था इलवरी वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश में कुल कितने शासक थे? 11। सबसे पहला जो इसका शासक माना जाता है वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, और सैन्य राजधानी बनाई थी इसने अपनी इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही नाम है। ठीक है, सैन्य राजधानी का मतलब ये है कि जहाँ पर ये अपनी तलवार वगैरह को रखता था, जो भी इसके पास अपने हथियार वगैरह थे उनको रखने के लिए इन्होंने एक जगह बनाई थी इंद्रप्रस्थ में, जिसका नाम था, जो इसने सैन्य राजधानी के नाम से जाना। यह गौरी का गुलाम था, बाद में ये गौरी का दामाद भी बना था। गौरी ने इसे मिर्ज़ा अजीज कोका से ख़रीदा था। ठीक है, मिर्ज़ा अजीज कोका एक व्यापारी था जो कि बच्चों का खरीदार था, बच्चों को खरीदता था और बाज़ार में जाकर बेचता था। तो मिर्ज़ा अजीज कोका ने इसे कहीं से ख़रीदा था और बाज़ार में जाकर बेचा, जिससे गौरी ने इसे ख़रीदा था। ठीक है, सबसे पहले
मोहम्मद गौरी ने इसे मलिक और सिपह सलार की उपाधि प्रदान की। ठीक है, मलिक और सिपह सलार की उपाधि। मलिक और सिपह सलार, इसका क्या मतलब होता है? मलिक और सिपह सलार का मतलब होता है सेना की छोटी सी टुकड़ी का प्रमुख। जैसे जो भी गौरी की सेना थी, इसने अपनी सेना के कुछ हिस्से का प्रधान किसको बनाया दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था। ठीक है, इसके बाद इसने गौरी ने इसे शुरुआत में सबसे पहले इसे अमीर ए आखूर का पद दिया था। अमीर ए आखूर का पद, जिसका मतलब होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। सबसे पहले गौरी ने इसे अपना दास बनाया था। उस समय जब कुतुब मीनार बनाई जा रही थी तो उसकी साफ़ सफाई करने के लिए भी दास चाहिए थे, और उस समय पर जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको ले जाने के लिए भी दासों की ज़रूरत थी। तो उस काम के लिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था। बाद में ऐबक गौरी का विश्वास पात्र बना और इसने इसे अमीर ए आखूर का पद दिया, जो कि घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, मात्र 4 साल का रहा था, और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में हो गई थी, चौगान खेलते समय। चौगान या पोलो खेलते समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते में हुई थी, तो वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ऐबक के जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या हैं? एक तो इसका नाम पील बख्श है। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला। ठीक है, हाथियों का दान करने वाला। इसने हाथियों का दान किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था पील बख्श। एक इसका दूसरा नाम है लाख बख्श। इसने लाखों का दान किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा लाख बख्श। तीसरा इसका एक नाम है हातिम द्वितीय। आप प्राचीन समय में एक शासक हुआ करता था हातिम, तो इसकी कंपेयर हातिम से की गई थी, इसलिए इसे हातिम द्वितीय नाम दिया गया। इसका एक नाम था कुरान खान। यह कुरान पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, मतलब कहीं भी ये कुरान खोलकर बैठ जाता था और कुरान को पढ़ने लगता था, इसलिए इसका दूसरा नाम कुरान खान भी रखा गया। इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए और ना ही अपने नाम का कभी भी खुतबा पढ़वाया। खुतबा का मतलब होता है अपने नाम का प्रशंसा पत्र। इसने कभी भी दरबार में अपने नाम का प्रशंसा पत्र नहीं पढ़वाया। ठीक है, ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी का शिष्य कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? सूफी संत के प्रवर्तक थे, जिन्होंने शिया और सुन्नी के मतभेद को ख़त्म करने के लिए सूफीज्म की स्थापना की थी। अब हम देख लेते हैं ऐबक के निर्माण कार्य क्या क्या हैं। ऐबक ने भारत में क्या क्या निर्माण कार्य किए हैं। तो सबसे पहले ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, जो कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद उत्तर भारत की पहली मस्जिद, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगर ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद है तो इसका मतलब भारत में पहली कोई मस्जिद बन चुकी थी। और भारत की जो पहली मस्जिद थी, भारत की सबसे पुरानी और पहली मस्जिद थी चेरामन जुमा मस्जिद, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी और पहली मस्जिद कहाँ है? वो है केरल में, जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। ठीक है, इसने दूसरा 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब इसका नाम 2.5 क्यों रखा गया? क्योंकि 2.5 दिन को झोंपड़े को तैयार करने में मात्र 60 घंटे लगे थे। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा तैयार किया गया था, जब उसमें केवल कितने दिन लगे थे? 60 घंटे। 60 घंटे मतलब कि 2.5 दिन। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। और 2.5 दिन के झोंपड़े में जहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा बना हुआ है, वहाँ पहले एक संस्कृत का विश्वविद्यालय हुआ करता था। संस्कृत का विश्वविद्यालय। और इस बात की पता कहाँ से चलती है? इस बात की पता चलती है कि 2.5 दिन के झोंपड़े में आज भी एक संस्कृत का नाटक है हरिकेल, जिसके रचयिता हैं विग्रहराज फोर्थ। और विग्रहराज फोर्थ को ही हम किस नाम से, एक अन्य नाम से और जानते हैं? विग्रहराज फोर्थ को हम कवि बंधु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, जिसकी हाइट थी 72.5 मीटर, जिसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया था, तो उसमें किया गया था 1993 ईस्वी में। इसमें ताजमहल भी शामिल है। ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसको विग्रहराज फोर्थ कवि बंधु ने बनवाया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। अब ऐबक का दरबारी कवि जान लेते हैं। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? ऐबक का दरबारी कवि था हसन निजामी, जिसने एक पुस्तक लिखी थी ताजुल मासिर। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके लेखक है हसन निजामी। और हसन निजामी किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के हसन निजामी दरबारी कवि थे। ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो ऐबक का मकबरा है लाहौर में, जिसे किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। ठीक है। ऐबक का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद एक दूसरा शासक हुआ था। वो कौन था? आराम शाह था, जो कि 1210 से 1211 है। ये कुछ ही महीने गद्दी पर बैठा था। मात्र कुछ ही महीने तक ये शासन में शासक गद्दी पर बैठा था। यह एक बहुत ही विलासी शासक था जिसको पता ही नहीं था कि गद्दी क्या होती है। और इसी समय इल्तुतमिश ने सोचा कि क्यों ना इसको हरा दिया जाए और गद्दी पर बैठा जाए। तो इल्तुतमिश ने मौका देखकर आराम शाह को एक जगह है जूड, जिस युद्ध में आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया। ठीक है। यह ऐबक का पुत्र था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐबक ने इसको गोद लिया था, लेकिन इसको ज़्यादातर किताबों में इतिहासकारों ने ऐबक का पुत्र ही बताया है। आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ऐबक का पुत्र कौन है। आपको बस इतना याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर दूसरा शासक कौन था, तो आराम शाह था, जिसको इल्तुतमिश ने जूड के युद्ध में हरा दिया था। और यह एक बहुत ही अयोग्य शासक साबित हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश। तीसरा जो शासक हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल भारत दिल्ली सल्तनत पर था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। ठीक है। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। पहले गुलामों का एक बाजार लगता था गाजी में। गुलामों के 2 बाजार लगते थे, एक गाजी में लगता था और एक दिल्ली में लगता था। एक गरीबी के चलते इल्तुतमिश के पिता ने इल्तुतमिश को बाजार में बेच दिया, जिसमें इल्तुतमिश को सबसे पहले किसने खरीदा था? चुस्तक खान ने इसको खरीद लिया था। ठीक है। इल्तुतमिश के पिता ने गजनी के बाजार में बेचा था इसको चुस्तक खां को। ठीक है। इल्तुतमिश के पिता कौन थे? ईलम खां थे, जिन्होंने गरीबी के चलते इसको बेचा था। और किसने खरीदा था इसको? चुस्तक खान ने। ठीक है। कहते हैं कि जब गाजी में जब दरबार लगता था तो गजनी के बाजार में गजनी दरबार में बाजार लगा था, तो इल्तुतमिश के चेहरे पर एक चमक थी और यह एक बहुत ही शानदार तलवारबाजी था। यह बहुत एक शानदार क्या था? यह एक बहुत ही शानदार तलवारबाज था। जब बाजार में इल्तुतमिश को बेचने के लिए लाया गया तो बाजार में भीड़ लग गई कि इतना शानदार तलवारबाज कौन है। ये खबर ऐबक के पास पहुंची कि बाजार में एक गुलाम है। उस समय गौरी जिंदा था और ऐबक ने 1000 स्वर्ण सिक्कों की बात चलाई, परंतु इसके मालिक चुस्तक खान ने इसको बेचने से इनकार कर दिया कि इसकी कीमत कम है और इसकी कीमत मुझे ज़्यादा चाहिए। उसके बाद ऐबक उस टाइम जिंदा था, तो गौरी उस टाइम जिंदा था। उसने गुस्से में क्या किया? उसने गुस्से में इसे बेचने पर रोक लगा दी। इसके बाद गाजी में कहीं पर भी ये नहीं बिच पाया। तो दूसरा दरबार लगता था दिल्ली जो दरबार लगता था, तो चुस्तक खां इसे उसके बाद दिल्ली दरबार में लेकर आया, जहां इसे ऐबक ने 1 लाख जीतल में खरीद लिया था। ठीक है। कितने में खरीदा था? 1 लाख जीतल में इसे ऐबक ने खरीदा था। ठीक है। ये ऐबक का बाद में विश्वास पात्र बना और इसे ऐबक ने सर ए जहांगीर की उपाधि दी थी। ऐबक ने इसे किसकी उपाधि दी थी? सर ए जहांगीर की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है ऐबक के
दो अंगरक्षक थे, अंगरक्षक मतलब जो बॉडीगार्ड थे, उनका भी एक प्रधान बनाया था, किसे, इल्तुतमिश को। ठीक है, हम देखते हैं इसे एक क्वेश्चन है, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया कि गुलामों का गुलाम कौन है, तो इसका आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था, और ऐबक किसका गुलाम था, ऐबक था गौरी का गुलाम। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया, गुलामों का गुलाम कहा गया था। ठीक है, इसे एक उपाधि मिली थी अमीर उल उमरा, जिसका मतलब होता है ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर की भूमि का रक्षक, अमीर उल उमरा। ठीक है, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, क्योंकि वह लाहौर, क्योंकि इसने दिल्ली पर शासन किया था, और जो ऐबक था, ऐबक लाहौर में रहकर शासन करता था, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया है। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ही एकता प्रथा चलाई थी, मतलब संपूर्ण भारत पर जो एकता प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। एकता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। तो इसमें सैनिकों को वेतन ना देकर क्या दिया जाता था, भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। ठीक है, इसने बाद में तुर्क चहलगामी 40 सरदारों का गठन किया। आगरा में एक न्याय का घंटा लगवाया। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि न्याय का घंटा, एक होती है न्याय की जंजीर। न्याय की जो जंजीर थी वो जहांगीर ने लगवाई थी, न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर अगर क्वेश्चन आता तो उसको किसने लगवाया था, उसको लगवाया था जहांगीर ने। और न्याय का घंटा पूछा जाता तो इसको किसने लगवाया था, इल्तुतमिश ने लगवाया था। इल्तुतमिश के समय का जो इतिहास है वो तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन कि इल्तुतमिश के समय का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है तारीख ए फिरोजशाही, जिसके लेखक हैं बर्नी। इसके बाद खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला पहला जो सुल्तान था वो कौन था, इल्तुतमिश था। खलीफा कौन थी, खलीफा एक पोस्ट थी, इस्लाम का एक सर्वोच्च पद हुआ करता था खलीफा। खिलहत बोलते हैं किस अपॉइंटमेंट लेटर के लिए। ठीक है, जैसे आप अभी सेलेक्ट होकर किसी न किसी जॉब पर जाओगे तो आपके लिए क्या आएगा, पहले अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। तो खलीफा से जो खिलहत प्राप्त किया था, सबसे पहला शासक था, सबसे पहला सुल्तान बना खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, ऐबक के द्वारा इसे सर ए जहांगीर की उपाधि प्रदान की गई थी, सर ए जहांगीर की उपाधि। ठीक है, जिसका भी मैंने मतलब बताया था कि ऐबक के अंगरक्षकों का एक प्रधान था। इसके बाद त्राइन का तृतीय हुआ, जिसमें 1215 ईस्वी में इसने यालदौज को हराया था। इसके लिए यालदौज कुवाचा और अलीमर्दान बहुत बड़ी समस्या थे। इसने गद्दी पर बैठने से के बाद लगभग 6-7 साल बहुत संघर्षों का सामना किया। सबसे पहले त्राइन के तीसरे युद्ध में इसने यालदौज को हराया। ठीक है, उसके बाद इसने यालदौज के बाद इसने कुवाचा को हराया, और उसके बाद इसने अलीमर्दान को हराया। ठीक है, इसने कुछ मुद्रा भी चलाई थी, जो जीतल और टका, दो प्रकार की मुद्रा चलाई थी, जीतल और टका। जीतल तांबे की बनी हुई थी और टका चांदी की बनी हुई थी। ठीक है, जो कि 175 ग्रेन की थी। ठीक है, 175 ग्रेन में होते हैं लगभग 11 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से आप आइडिया लगा लेना कि 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं, या फिर यहाँ से आइडिया लगा लेना आप। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना आपको कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो ये बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका नेतृत्व चंगेज खान ने किया था। ठीक है, बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि आक्रमण हुआ था, लेकिन ये आक्रमण सफल नहीं हुआ था। मंगोल कौन थे, मंगोल एक मंगोलिया देश से हुए आया करते थे। ठीक है, मंगोल ये भी अपने साम्राज्य को फैलाने की सोच रहे थे। इन्होंने एक जलालुद्दीन पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन को कहीं से खबर मिली कि आप इल्तुतमिश की शरण में चले जाओ, वो आपको बचा सकता है। जलालुद्दीन भागा गया और इल्तुतमिश के शरण में जाकर बोला कि भैया मुझे बचा लो, नहीं तो चंगेज खां मुझे जान से मार देगा। चंगेज खां, सिकंदर और तैमूर लंग, ये तीनों बहुत ही
आक्रमणकारी, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे जिनसे हर कोई डरता था, और इन तीनों ने पूरे भारत को जीतने की कसम भी खाई थी। तो इसने इल्तुतमिश से बोला कि भैया मुझे बचा लो, नहीं तो चंगेज़ खां मुझे जान से मार देगा। लेकिन इल्तुतमिश ने सोचा कि मैं इसकी बिना बात हेल्प क्यों करूं, हमारा लेना एक नहीं देना दो। तो इल्तुतमिश ने यहाँ बहुत ही समझदारी से काम किया और जलालुद्दीन की गर्दन कटवा दी, और जल्दी से इसे जो चंगेज़ खां की सेना जो जलालुद्दीन के पीछे आ रही थी, इसने इसकी नार कटवा के सेना के पास वहाँ फेंकवा दिया। उसके बाद जलालुद्दीन के पीछे जो चंगेज़ खां की सेना आ रही थी वो वापस लौट गई, और कहते हैं कि ये युद्ध फिर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो कहा जाता है कि 1221 में मंगोलों का सबसे पहले आक्रमण हुआ, जिसका नेतृत्व चंगेज़ खां ने किया था, जो कि कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है, मकबरा शैली का जनक भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ठीक है, मकबरा शैली का जनक भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे महमूद की याद में एक मकबरा बनवाया था, जो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कहाँ पर स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पूछा जाता है कि सबसे पहला मकबरा किसने बनवाया, तो किसने बनवाया था, वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था, जो कि कहाँ पर है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। मकबरा होता क्या है, इनकी एक जो भी मुस्लिम लोग थे, इनको जहाँ पर दफनाया जाता था उसको बोलते थे हम मकबरा। ठीक है, इसने कुछ सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया, जैसे कि आप 86 से पहले के सिक्कों को देखोगे, सन 86 से पहले के सिक्कों को देखोगे तो 86 के नीचे एक इस प्रकार का आपको डॉट सा लगा मिलेगा, जिसको बोलते थे हम टकसाल। ठीक है, इसके बाद इसने अतार किन का दरवाज़ा बनवाया, जो कि कहाँ है, नागौर राजस्थान में है। इसे किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। एक क्वेश्चन और है कि इल्तुतमिश का संबंध किस जाति से है, इल्तुतमिश का संबंध है शमसी जाति से। ठीक है, आपसे किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश का संबंध किस जाति से है, इल्तुतमिश का संबंध है शमसी जाति से। ठीक है, आपको इल्तुतमिश का दरबारी कवि याद रखना है। इल्तुतमिश का जो दरबारी कवि है वो था मिनहाज उस सिराज, जिसने एक पुस्तक लिखी थी तबकात ए नासरी। ठीक है, इल्तुतमिश का जो दरबारी कवि था मिनहाज उस सिराज, कौन सी पुस्तक लिखी थी उसने, तबकात ए नासरी लिखी थी। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इसने एक जगह चूज कर ली थी, वहाँ पर इसने बोला था कि जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे आप यहाँ दफनाना। ठीक है, तो इसका मकबरा किसने बनवाया था, श्रेय जाता है इल्तुतमिश को ही। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, 1236 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया, तो किसने किया था, ऐबक ने किया था, और उसको पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार जो स्टार्टिंग में बनी थी तो उसकी हाइट कितनी थी, 72.5 मीटर थी। ठीक है, उसको पूर्ण कराने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद दिल्ली पर चौथा शासक आता रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।